जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की हिस्ट्री, राजा और उनके राज्य। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे 7वीं सदी से लेके 17वीं सदी के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस के अंदर उन चीजों को हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे हमारे यहाँ राजा उत्पन्न हुए, कैसे मुगल शासन कंपेयर हुआ, कैसे ब्रिटिश शासन हमारे पास आया। ठीक है। ओवरऑल इन चीज को हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो आज इसी इसी कड़ी में हमारा पहला चैप्टर राजा और उनके चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है। इसी पार्ट का पहला चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं उसे जाके। तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है राजा और उनके राज्य। आपने वर्णित किया है कि 7वीं सदी में उपमहाद्वीपों और विभिन्न भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार व नए राजवंश उत्पन्न हो रहे थे। इन राजा सरदारों को अपने मातहे या सामंत के रूप में स्वीकार किया जाता था। उसमें राजा स्वामी के लिए उपहार, हर्जी और सैन्य सहायता की उम्मीद रखी जाती थी। तो नॉर्मली क्या हुआ था कि जैसे ही पहले जब हमारा प्राचीन हिस्ट्री चलती थी, प्राचीन हिस्ट्री के अंदर क्या था कि पूरे भारत पे एक ही राजा का शासन ज्यादा चल रहा है। अशोक को हम देखते हैं, फिर हर्षवर्धन को देखते हैं। पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो चक्रवर्ती सम्राट होने का जो वो चलता है ना, चक्रवर्ती सम्राट बना करते थे व्यक्ति, वे चक्रवर्ती सम्राट खत्म हो गए। समूह राजा बनने शुरू हो गए, छोटे छोटे राज्य के राजा बनने शुरू हो गए। और उसका आगे क्या हुआ, सरदारों का उदय हुआ। सरदार जो होते थे छोटे छोटे कबीलों के सरदार हुआ करते थे, वे राजा हुआ करते थे। फिर आगे चल के सामंत हुआ करते थे। जो सामंत हुआ करते थे वे राजा के अंदर ही काम क्या करते थे, तब राजा के अंदर ही वे काम क्या करते थे, उनका काम हुआ करता था राजाओं को उपहार देना, हर्जी देना, उनके खुद की सेना देना। ठीक है ना। ये हुआ करता था। सामंत का काम होता है वो राजा की मदद करते थे। और सामंत उस जल्द में क्या करते थे, उनके उनको राजा में क्या करते थे, जमीन दिया करते थे। सैलरी के तौर पर उन्हें जमीन मिलती थी, लैंड मिलती थी, वह लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। 7वीं सदी में उपमहाद्वीप में नए राजवंशों का उदय हुआ। नए नए राजवंश ऊपर उदय हुआ, या चौहान्स का हुआ, चौलक्य हुए। ठीक है ना। ये नए राजा सरदार भूस्वामी और योद्धा सरदार थे, जो अन्य महात्मा या सामंत के रूप में मान्यता मिलती रहती थी। तो जो सामंत वगैरह क्या करते थे, ये राजा की हेल्प करते थे। और राजा इनको बदले में क्या करता था, जमीन देते रहते थे। और ऐसे जमीन देते थे इनके पास ज्यादा जमीन हो जा करती थी। जब इनके पास ज्यादा जमीन हो जाती थी तो क्या करते थे कि खुद ही राजा बन जाते थे, खुद ही को राजा बना लिया करते। तो ऐसे ही राजा और सामंत में आपस में लड़ाई चलती रहती थी। ये राजा का साथ देते थे, आप में खुद राजा बन जाते थे। ये लंबा प्रोसेस चलता रहा। राजा लोग उनसे उपहार, हर्जी, सेना सहायता उम्मीद करते थे। इन सरदारों ने अपनी स्थानीय सत्ता और संपदा को बढ़ाने के लिए उद्यमपूर्ण तरीके से सही इस्तेमाल किया। मतलब क्या, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपना पावर रुतबा बढ़ाने के लिए क्या क्या राजा का साथ दिया, जमीन वमीन बढ़ाई। ठीक है ना। वो एकदम पावरफुल बन के उभरे सामंती से। ठीक है ना। उदाहरण के तौर में दक्षिण भारत में राजपूतों का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने चाणक्य को हराकर अपनी अधीनता स्थापित की और अनुष्ठान से स्वयं को क्षत्रिय बना लिया। देखिए इंडिया में ना एक चीज बहुत चलती है। इंडिया में क्या होता है कि अगर आपको राजा बनना है ना, राजा, तो राजा राजा एक क्षत्रिय ही बन सकता है। तो ये चीज क्या होती थी कि आपको अगर राजा बनना है, जनता आपको राजा के रूप में स्वीकार करे, तो उसके लिए आपको एक क्षत्रिय होना जरूरी था। तो उन्होंने क्या करा, एक अनुष्ठान का प्रोग्राम लाइए कि जो भी व्यक्ति राजा बनेगा वो अनुष्ठान करवा लेगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। ऐसे क्या करते थे, वे क्षत्रिय बनते चले गए। ठीक है ना। अब 7वीं सदी में पूर्ण कई राज्यों का उदय हुआ। मानचित्र में आप देख सकते हैं, जैसे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये क्या था, गुजराला प्रांत का जो एरिया है ये। ठीक है। ये फिर इसके साइड में आप देखें राजपूतों का जो एरिया है, ये राजपूतों का एरिया था, जिसमें हमारे चोलाक्स आ रहे हैं, पालवास आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद साथ में हम देख सकते हैं ये पालवास का एरिया। तो भारत इन बड़े बड़े में बन के रह गया था, बन चुका था। बे ऑफ बंगाल हो गया। तो पहले तो क्या होता हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, एक राजा के अंदर ही सब आते थे। पर जब क्या हर्षवर्धन की ऐसी मौत हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुई कि चक्रवर्ती राजा का जो कॉन्सेप्ट था, चक्रवर्ती राजा का कॉन्सेप्ट था, चक्रवर्ती राजा का सिस्टम था, वो खत्म हो गया। अब नए नए राजा, छोटे छोटे राज्यों पे राजा आने लगे। वो छोटे छोटे राज्यों पे राजा आने लगे, हर जगह युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगा। और यही दिक्कत होगी भारत के लिए। भारत के लिए ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए बन गई क्योंकि पहले राजा एक हुआ करता था, पावरफुल राजा हुआ करता था, उसके पास ज्यादा पावर हुआ करती थी। पर जैसे ही राजा चेंज हुए, कमजोर राजा आए, ऐसे बाहर के राजाओं को लगा कि हाँ ये परफेक्ट टाइम है कि यहाँ पे भारत पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो इसी टाइम पे क्या होता है
इसी टाइम पे इस्लाम का युद्ध, इस्लाम हमारे ऊपर आक्रमण करता है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम होता है, इस्लामिक राजा आते हैं हमारे ऊपर शासन करते हैं। इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम था वो आया, पर उसका मोटिव क्या था, शासन करना उसका मोटिव नहीं था। यहाँ वो आया, वो लूट के चला गया। पर इसका जब मोहम्मद गोरी आया, जब 1911, तब 19 में तराइन का युद्ध हुआ, जो हमारा हुआ किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान, वे हार गए, गोरी हार गए, पर गोरी हार गए, राजा जीत, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पर यहाँ मेन चीज क्या हुई, पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मारा नहीं, तो वो चला गया, वो दोबारा आया, और दोबारा जब आया तो क्या हुआ कि उनके बंदों ने, गोरी इस बार जीत गया, और उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके अपना खुद का यहाँ शासन कर लिया। तो उन्होंने क्या चलाया, गुलाम वंश चलाया, गुलाम वंश चलाया। ऐसे हम क्या होते, हम झगड़ते चले गए, ऐसे ही आपस में लड़ लड़के हम कमजोर हो गए, और सामने वाले आए और हमारी, तो ये तीन है। एक तो गुजराल हुआ करता था, आज जो हमारा गुजरात देखते हैं, दिल्ली का जो एरिया देखते हैं। फिर हमारा एक पाथरास हुआ करता, पालियास हुआ करते थे। राज्यों में प्रशासन, हम देखें राज्यों में प्रशासन कैसे हुआ करता था। नए राज्यों में से कई महाराज धीराज, चतुर्थ चक्रवर्ती और अन्य उपधारियां धारण करते थे। पुराने जमाने में जो राजा वाजा हुआ करते थे, अपने धारियां बहुत, मतलब अपने उपनाम बहुत ज्यादा रखा करते थे, क्योंकि माना जितने ज्यादा उपनाम होंगे, हम उतने बड़े क्या होंगे, उतने बड़े शासक होंगे। उतने बड़े हो तो अपने नाम के पीछे बड़े बड़े क्या करते थे, उस सरनेम जोड़ लिया करते थे। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, महाराज धीराज चतुर्भुज चक्रवर्ती, अन्य उप उपाधि दी गई। ठीक है ना। इन राजाओं ने अपने सामंतों, सैन्य, व्यापार और ब्राह्मणों से के संगठन के साथ सत्ता की साझेदारी संभाली। तो क्या करते थे, सेना हुआ करती थी, सामंत हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, ये सब मिलकर क्या करते थे, प्रशासन चलाया करते थे। तो सामंत हुआ करते थे, वे लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जमीन हुआ करती थी, सरकार को ये किसी प्रकार से राजाओं को बहुत सहायता प्रदान करते थे हर तरीके से। इनका मुख्य काम क्या होता था, राजा को गिफ्ट देना, राजा की हेल्प करना, राजा को सेना प्रोवाइड करवाना युद्ध के समय। राज्यों में उत्पादन को एकत्रित करने के लिए उन्हें अक्सर अपने उत्पादन को एक हिस्सा त्यागने को मनाया और बाध्य किया। ठीक है ना। राजा लगातार संसाधन इकट्ठा करने और व्यापारिक करों से संसाधन प्राप्त करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता है। अब राज्य चलाना होगा तो टैक्स तो लेना ही पड़ेगा, बिना टैक्स से काम थोड़ी ना चलेगा। तो वो क्या करते हैं, टैक्स लिया करते थे, कैसे भी खेती पे टैक्स ले लिया, वैसे उस टाइम में खेती बहुत बड़ा हुआ करती थी। चोल वंश के अभिलेखों में श्रम के रूप में किए जाने वाले कई प्रकार के करों का उल्लेख हुआ है, जैसे बटेरी, जबरन श्रम और भू राजस्व। अब जो बटेर पे उस टाइम पे काम कर लिया करते थे, फिर हमारा श्रम हुआ, भू राजस्व हुआ, ऐसे कुछ काम हमारे यहाँ जो हम देखने को मिलते हैं। इन प्रशासन में उपयोगों के बावजूद भी राजा और उनके परिवारों में संबंध लोगों के बीच सामंती को सेना के पदों पर नियुक्तियों में अफसर वंशानुगत देखी जाती थी। मतलब जो बड़े बड़े पद हुआ करते थे, जैसे वो बड़े बड़े पद, वो काबिलियत के हिसाब से नहीं मिलते थे। वो किससे मिलते थे, वे उन्हें मिलते थे किसपे, वंशानुगत, मतलब पापा के आधार पे, पापा का किसी जॉब कर रहे हैं तो उनके बाद उनके बेटे को मिल जाए, उनके दादा बाद, ऐसे वंशानुगत चलते थे। परिस्थिति और भूमि अनुदान, एक परिस्थिति और परिस्थिति और राजा राजकीय शक्तियों की संघर्ष बहलता का प्रतीक हो सकती थी, जो वास्तविकता से भिन्न हो सकती थी। इन परिस्थिति को राज्य सत्य समुदाय को संयोजित करके राजा अपने राज्यों को शानदार और शक्तिशाली दिखाना चाहते थे। तो अपने किसी भी राजा को दिखाने के लिए अपने को पावरफुल दिखाना जरूरी होता है। अगर हम किसी भी राजा अपने को पावरफुल नहीं दिखाएगा, तो कोई भी आकर उस पर बहुत जल्दी आक्रमण करके उसका शासन छीन सकता है। तो राजा की उपाधियां, इन परिस्थितियों में राजा की उपलब्धि का वर्णन होता था, जो अपने शासन काल में प्राप्त की गई थी। तो क्या हुआ था, लोग अपने शासन काल में जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्हें लिखवा के लोगों को बताया करते थे कि मैं इतने महान काम करे हैं, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ। है ना। इस इससे राजा अपनी शक्ति और साहस को प्रमोट करने का प्रयास करते थे, कि कैसे भी उसको ब्राह्मणों का प्रयोग सहयोग, इसमें हमारा ब्राह्मणों का भी सहयोग हुआ करता था, कि ब्राह्मण उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है ना। इन परिस्थितियों का रचना ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी, जो अक्सर राजा के साथ संबंधित प्रशासनिक कार्य में मदद करते थे। ठीक है। ब्राह्मणों के द्वारा रची गई परिस्थितियों राजा का योद्धा शूरवीर रूप से उजागर करते थे। क्या करते थे, राजा को बड़ा महान दिखाया करते थे, बहुत वीर शूर दिखाया करते थे, जिससे का युद्ध हो सके, मतलब दिख सके कि उनका राजा कितना महान व्यक्ति है। जो आज के टाइम में भी होता है कि कई लोग क्या करते हैं, अपने अपने राजनीतिक पार्टी में कोई शासन होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, तो उसे बहुत महान व्यक्ति दिखाते हैं कि कितना महान व्यक्ति है, जिससे लोग उस पर विश्वास रखे, लोगों को उस पर ट्रस्ट रहे। तो ऐसे पुराने जमाने में वो करते थे, लोग क्या करते थे, अपने को प्रमोट करते थे, प्रसिद्धि करते थे, पब्लिसिटी करवाया करते थे। ऐसा उस टाइम भी हुआ करता था।
राजा की विजय, जो राजा की विजय होती थी उसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि राजा ने कितने विजय प्राप्त किए हैं, कितने अभियान करे हैं, कितने युद्ध करे हैं। इन परिस्थितियों में राजा की विजयों का गौरवमय वर्णन किया जाता था, जिससे राजा अपने राज्य को शक्तिशाली बताता था। तो हर व्यक्ति क्या करता था, अपने अपने राज्य को शक्तिशाली बताया करता था। तो आप समझ गए भूमि अनुदान प्रस्तुत में क्या होता था। राजा, इसका मतलब मोटा मोटा ये मान ले कि इनके जो है राजा अपने एक तरह की क्या करवाता था, अपने अपने कामों को उजागर करवाता था, अपनी तारीफें लिखवाया करता था, जिससे जनता उस पर बिलीव करे, उस पर ट्रस्ट करे कि वे आगे भी उस तरह बने रहे, उनका राजा बहुत अच्छा है, और राजा के प्रति कोई विद्रोह ना हो। भूमि अनुदान, अब देखें ये होता है भूमि अनुदान। राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में शामिल करते थे, जिससे उन्हें राजा के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, और वह शासन ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर करते थे। पहले टाइम में क्या होता था, ब्राह्मण बहुत पावरफुल थे। एक एक समाज के अंदर जो वो ब्राह्मण थे उनकी बहुत पावरफुल थे वे, काफी उनकी मानसिक काफी बढ़िया हुआ करती थी, वैल्यू हुआ करती थी ब्राह्मणों की। तो आप कुछ भी कर लो, ब्राह्मणों से आप लड़के नहीं रह सकते, आप ब्राह्मणों के अगेंस्ट रह कुछ काम नहीं करते, तो हर काम में ब्राह्मणों का पूछना जरूर हुआ करता। आज भी क्या करते हैं, हम कोई पूजा पाठ करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, हमें ब्राह्मणों की बहुत जरूरत होती है। बिना ब्राह्मणों तो काम ही ना हो हमारे। ठीक है ना, वही एक चीज है। ठीक है, तो राजा अनुदान, भूमि अनुदान करवाता था, कुछ भी भूमि काम करवाता, कुछ भी काम करवाता था, ब्राह्मणों की बहुत वो करते थे। राजा की नीति, परिस्थितियां राजा की परिस्थिति पर शिक्षा करती थी, और उसके शासनकाल में हुई अभिवृद्धियों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती थी, जिससे इससे राजा का राजनीतिक और सामरिक दक्षता का प्रदर्शन होता था कि राजा की राजनीति कितनी अच्छी है, राजा का सामरिक दक्षता कितनी अच्छी है। वस्तुतः राजा की शक्ति, प्रसिद्धियां राजा की शक्ति, योद्धा रूप और नैतिक का प्रतीक भी बनती थी। हालांकि इसमें कुछ हकीकत दूर भी हो सकती थी। तो क्या करते थे, कभी कभी अपने आप को महान बनाने के चक्कर में, आपको बढ़िया बनाने के झूठ भी लिख दिया करते थे कि हाँ राजा महान नहीं दिखना चाहिए, कि राजा को हम किसी भी एंगल से गिरा नहीं सकते। इन परिस्थितियों में अक्सर राजा के द्वारा किए गए उपलब्धियों का वर्ण होता था, जो राजा की महात्मा और शक्ति को बढ़ावा देते हैं। परिस्थितियां राज्य के इतिहास, राजनीति और सामाजिक योजनाओं के बारे में प्रसिद्ध रूप में बताती थी, जिससे वे आलोचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण थे। तो उन परिस्थितियों में राजा के बारे में बताया जाता था। हम नॉर्मल इतना मान लो कि जितनी परिस्थितियां होकर उसमें राजा के बारे में बताया जाएगा, उसकी तारीफ भी बताई जाएगी, उनकी नेता के बारे में बताया जाएगा। ज्यादा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको इस चीज में, कितना मुश्किल होगा। ठीक ना। कल्याण कल्याण द्वारा रचित ग्रंथ की एक असाधारण स्रोत है, जिसमें राजा और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना की गई है। साथ ही ये विभिन्न स्रोतों का संयोजन भी करता है। नॉर्मली उस टाइम में कोई लेखक रहे हुए कल्याण द्वारा रचित ग्रंथ, उसने भी एक स्रोत लिखा जिसमें उन्होंने राजाओं की जो आलोचना की है और राजा के बारे में बताया है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा, विद्यालय और चोल राज्य नजदीक में एक नजर। अगला टॉपिक हम चोल राज्य और विद्यालय पर नजर डालेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, जिससे हम लंबी क्लास नहीं बनाएंगे, क्योंकि लंबी क्लास पे देखता तो है नहीं। तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।